जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 13 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये है गाइज हमारे ज्ञान सर, और अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। 13, 14, 15 अगस्त सिर्फ 3 दिन का ऑफर बचा है गाइज। 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज में। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के सभी कोर्सेज में फ्लैट डिस्काउंट है 50% का। करना कुछ नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और दूसरा ज्ञान सर एजुकेशन। ये दो एप्लीकेशन है हमारी। उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर कूपन कोड यूज करो ज्ञान सर, तो आपको जो है वो 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी कोर्स में मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए बस बचा है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लेना, आपको बता दिया जाएगा। और ये है आज के टॉपिक जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। मैं एक बार आप लोग के पहले कमेंट जो है वो देख लेता हूँ, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब तक अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, स्पेशली नए स्टूडेंट जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। जो भी टॉपिक्स होगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को, और जो चीज लिखवाऊंगा उसको बस नोट डाउन कर लेना। अच्छा, ईपीएफओ फॉर्म फिल करते टाइम के एम लगाना है या नहीं? के एम मतलब कुमारी की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं यार, तो सिर्फ नाम लिखा है तो सीधे सीधे नाम लिखना है ना? ठीक है। के यू होता है वैसे तो मेरे ख्याल से। के एम किस चीज में आप बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं के एम जो है वो क्या लिख रहे हो आप। कुमारी के लिए तो के यू जो है वो यूज होता है ना। के एम किसके लिए होता है? एक मिनट रुको, चेक करने दो। के एम क्या चीज है ये? किलोमीटर है भाई, ये तो ये भी बता रहा है। ईपीएफओ में क्या है भाई ये? पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और आप बताने की कोशिश कर रहे हो। आपने लिखा है कि केएम जो है वो लगाना है कि नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। आप तो एक काम करो, इन दिए गए नंबर पर अच्छा, ईपीएफओ का तो है नहीं अभी यहाँ पर कोर्स, तो केएम नहीं यार, के यू होता है वैसे तो। कुमारी के लिए तो के यू यूज किया जाता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। के यू फॉर, हाँ। अच्छा, के एम यूज करते हैं, के एम डॉट या फिर के यू एम। कुछ जगह पर के यू भी देखा है मैंने, पता नहीं क्यों। कुमारी, कुमारी फुल फॉर्म है के एम। हाँ, अच्छा आप वो के एम मतलब कुमारी के लिए ही बोल रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं यूज करना भाई। अगर वहां पर इनिशियल टाइटल है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कर सकते हो। ऐसे मेरे ख्याल से शायद उसमें ऑप्शन नहीं है। उसमें तो ईपीएफओ का फॉर्म फिल करने के लिए पहले आपको जो है वो यूपीएससी का एक फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा ना, जो पूरा उनका जो एक अलग से पूरा फॉर्म जो है भरवा रहे हैं आजकल, कि कॉमन फॉर्म हो गया जैसे एसएससी वगैरह में रहता है। ओटीआर वगैरह बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? तो वो चीज़ ठीक है। आई थिंक आपको जो है वो श्वेता जी क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। बाकी सभी लोग जो है वो कमेंट्स जो है वो करते रहो, और किसी के कमेंट्स आंसर्स देते रहो आप। आकांक्षा अग्निहोत्री, अंकिता कुमारी, वेरी गुड। आयुषी सिंह, आयुष गुप्ता, वेरी गुड यार। बस ऐसी रेगुलरिटी रहो, मेंटेन रखो, बस आप आंसर्स देते जाओ, रेगुलर बेसिस पर लेक्चर सुनते जाओ। चलिए, तो ये पहला टॉपिक है। हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी। आप सभी जानते हैं वहां पर क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी। तो ये सिर्फ एक इतिहास का टॉपिक नहीं, बल्कि एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 साल बाद टाइटैनिक और अवतार के डायरेक्टर ने रियलिटी बेस्ड फिल्म बनाने का डिसाइड किया है। जिन लोगों ने टाइटैनिक देखी है, अवतार जो है वो देखी है, तो कितनी बेहतरीन जो है ये पिक्चरें हैं। अब उस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये चीज बोली है, पहली बार 15 सालों में अब ये एक और ऐसी पिक्चर जो है वो बनाएंगे जो बेसिकली रियलिटी को दर्शाएगी। और वो किस चीज के आधार किस चीज पर होने वाली है? हिरोशिमा के ऊपर होने वाली है। इनका प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है गोस्ट ऑफ हिरोशिमा। ये जो पिक्चर है गाइस, ये एक बुक पर बेस्ड है जो हिरोशिमा बॉम्बिंग की 80th एनिवर्सरी पर रिलीज हुई थी। फिर ऑब्जेक्टिव यही है कि इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ इवेंट्स को जो है वो दिखाना पिक्चर में, कि कैसी घटना घटी थी उस समय। तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था।
पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941, जापान की गलती। जापान ने यूएसए के नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। एक्चुअली क्या हो रहा था उस समय, जापान बहुत ज्यादा उड़ रहा था। अब अगर इतिहास को, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करोगे, पता है आपको, जापान एक छोटा सा स्टेट रशिया की पिटाई कर रहा है, चाइना की पिटाई कर रहा है। चाइना डर के मारे यूएसए से हेल्प मांग रहा था उस समय। आज की डेट में चाइना और यूएसए लड़ रहे हैं आपस में, तो उस समय चाइना यूएसए से हेल्प मांग रहा था कि भाई हमें जापान से बचाओ। पता है आपको, चाइना के कुछ हिस्सों पर जापान ने कब्जा कर लिया था, और यूएसए पर आया, यूएसए ने बोला कि बेटा मत कर यार, लड़ाई झगड़ा मत कर, छोड़। तो जापान ने सोचा कि देखो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि मैंने रशिया को थप्पड़ मारे हैं, मैंने चाइना को थप्पड़ मारे हैं। क्या होता है, कभी कभी इंसान अपने ईगो में आकर अपना कबाड़ा कर देता है। जापान अपने ईगो में आ गया था। जापान ने बोला क्या, यूएसए इसकी औकात क्या करेगा ये? बेटा यूएसए कलेक्टर है, तुम अभी तहसीलदार हो, कलेक्टर तुम्हारी बैंड बजा देगा। तुमने 2-4 रेड मार के अपने आप को वो सोच रहे हो कि तुम शहंशाह बन गए, वो बाप बैठा हुआ है वहां पर। तो यूएसए के ऊपर जब अटैक हुआ, यूएसए कंफ्यूज्ड कि यार ये साला बच्चा इतना तेज कैसे उड़ रहा है। देन यूएसए डिसाइडेड, हालांकि ये यूएसए को नहीं करना चाहिए था, ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट था, बट यूएसए ने क्या किया, जापान को इस तरीके से मारा कि दूसरे किसी की औकात नहीं हुई कि यूएसए से भिड़ने की। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब आपकी लड़ाई हो जाए, एक बंदे को पकड़कर ऐसा कूटो कि दूसरा बंदा डर जाए कि यार इससे लड़ना नहीं है, अपनी दहशत ऐसी ही बना दो। तो यूएसए ने दहशत बनाई थी है। वो इसलिए दहशत बनाई क्योंकि जापान ने जब यूएसए पे अटैक किया, तो यूएसए को पूरी दुनिया को बताना था एक्चुअल में कि बेटा मेरी कुटाई करोगे या मेरे ऊपर उंगली उठाओगे तो उंगली सिर्फ तोड़ी नहीं जाएगी, उंगली इस कदर जलाई जाएगी कि राख भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? और यहां तो शहर का शहर जला दिया यूएसए ने, कुछ नहीं मिला, सेकेंड्स में पिघला दी पूरी चीजें। एटॉमिक बॉम्ब अटैक, आप सभी को पता है इस चीज के बारे में। यस, तो ये गेम खेला यूएसए ने कि बेटा मुझे छेड़ोगे तो मैं हालत खराब करने पर भी काम करता हूं। तो बात वही है ना कि हम अगर प्यार समझा रहे तो समझ लो, जिस दिन नहीं समझाएंगे ना, उस दिन कोई तुम्हें समझाने लायक बचेगा नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। तो गेम ये है यूएसए का, समझे आप? मजा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने में यार। हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना थोड़ी ना, उसको बिल्कुल इमेजिन करना है कि यार ये यूएसए ने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, दुनिया को बताना था। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको ऐसा लिखा हुआ कि उसको दुनिया को बताना था? नहीं मिलेगा। ये चीज अंदर से डेवलप होती है। पर्ल हार्बर अटैक 7 दिसंबर 1941, जापान ने यूएसए के नेवल बेस पर सरप्राइज अटैक किया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस में वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ाई जाएगी। और अगर आपने कहीं पर कोर्स लिया है तो इस चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता और वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी खत्म हो गई है तो बड़ा शॉकिंग है। आप जाकर उनका खून चूसो जिनसे कोर्स लिया कि भाई कहाँ ये पर्ल हार्बर अटैक क्यों नहीं बताया हमें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। अब सुनना, 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए थे, पैसिफिक फ्लीट क्रिपर हो गई थी। यानी कि देखो इसने क्या किया था, जापान उड़ा, इसने जाकर पर्ल हार्बर अटैक किया, उसने वहां पर बहुत सारे शिप्स एयरक्राफ्ट जो है वो यूएसए को उड़ा दिए, तहस महस कर दिया, नुकसान कर दिया। तो यूएसए 2 मिनट शॉक, यूएसए ने बोला कि यार ये साला बच्चा इतना उड़ रहा है, अब दूसरे बच्चे भी इसकी कॉपी ना करें, इसलिए ऐसी पिटाई करी कि उस डर में आज तक जापान है। अभी कुछ ही समय से जापान अपनी डिफेंस पे थोड़ा बहुत काम कर रहा है, बाकी उसने अपने डिफेंस पर काम करना ही छोड़ दिया। यानी कि इस कदर मारा कि जो अपने हाथ में AK-47 उठाया हुआ था, वो आज की डेट में नेल कटर उठाने से डर रहा है। यूएस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑफिशियली एंटर हुआ था इस समय, और जापान के लिए नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंस लिया कि बेटा अब बातचीत नहीं होगी, अब ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। अब प्यार से बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रही, अब देखो बेटा। फिर जो बैटल्स जो हुए थे, लड़ाई जो हुई थी, लड़ाई नहीं कहेंगे भाई, ये तो आतंक हुआ था एक प्रकार से। 2 लाख से ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी ओकी ओकिनावा में। हैवी लॉसेस के बावजूद जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर को रिफ्यूज किया था, यानी कि इसको पिटने के बाद भी जापान माना नहीं,
बोला भी क्या था, यूएसए ने उसको बहुत समझाया भी था कि बेटा मत उलझ मुझसे, ये क्यों गलती कर रहा है तू, पिटाई हो जाएगी तेरी अभी। माना नहीं वो, ईगो में, ईगो में लोगों ने मतलब उसको लगने लगा कि अरे मैंने रशिया की पिटाई कर दी, जापान चाइना की कर दी, अब तो यूएसए को भी मेरे आगे झुकना पड़ेगा। पर पुष्पा है भाई यूएसए, वो झुकेगा नहीं साला। पोस्ट डैम डिक्लेरेशन जुलाई 1945, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ईयर वगैरह पूछ लिए जाते हैं। पोट्सडैम डिक्लेरेशन, वार्न किया गया कि बेटा सरेंडर कर दे जापान, वरना तेरा ऐसा हाल बनाएंगे ना कि तू दिखेगा नहीं। माना नहीं जापान। फिर क्या होना था उसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। कुछ और इवेंट्स देख लो आप। 1942 से मनहट्टन प्रोजेक्ट, यूएसए ने सीक्रेट एटॉमिक वेपन डेवलप कर ली है, सीक्रेटली यूएसए चुपचाप बैठकर। ये प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना भैया, मनहट्टन प्रोजेक्ट। किससे रिलेटेड है? मैनहट्टन, मैनहट्टन, ये है अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट। 16 जुलाई 1945, ट्रिनिटी। देखो जुलाई में उसने ये, वो पूरा अंदर ही अंदर रेडी हो रहा था कि बेटा ये इसने गलती करी है जापान ने, अभी भी मौका दे देता हूं इसको एक दो, जब तक मेरा बॉम्ब तैयार नहीं हो जाता। तो देखो आप, ये 1941 से दिमाग खराब हुआ इसका। आप देखिए आप 1941 के बाद 42 का इवेंट देखो आप। 42 में क्या किया इसने? एटॉमिक बॉम्ब बनाया। उसका उद्देश्य यही था कि जापान को इस तरीके से पीटो कि दूसरी कंट्रीज यूएसए को मारना छोड़िए, अबे तो भी नहीं कर पाएगी दूसरी कंट्री यूएसए को देख के। तो यूएसए के पास एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं कहूंगा मैं, यूएसए को एक चाल चलने का मौका मिल गया। उसको एक आप कह सकते हैं कि बैठे बैठे जो है वो एक ऐसा मौका मिला कि जिसके थ्रू जो है वो दुनिया को बता सके कि मुझसे उलझना मत। ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945, पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने न्यू मैक्सिको के अंदर किया। लिख लेना, ट्रिनिटी टेस्ट, ट्रिनिटी टेस्ट, द ट्रिनिटी टेस्ट। फिर फिर तो आप जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालत खराब कर दी थी भैया। 6 अगस्त 1945, बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय। लिटिल बॉय समझ रहे हो, ध्यान में रखते हुए कि बेटा ये तो हमारा बच्चा है। गिरा दिया। B-29 एनोला गे, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट था जिससे इसको गिराया गया। 6 अगस्त को 80,000 लोग की इमीडिएटली बॉम्ब गिरते हुए डेथ हो गई। जल गए, पिघल गए। एंड ऑफ 1945 तक इसके रेडिएशन के कारण 1,40,000 लोग मर गए। इस समय इनका हिरोशिमा में टारगेट जो था वो था इंडस्ट्रियल टारगेट्स, कि मिलिट्री के वेपन्स इनके जहां पर ये लोग बना रहे हैं जापान वाले, उनको उड़ा दो। यूएसए को मजा नहीं आया। यूएसए ने बोला कि नहीं, अब तो ये तो जापान को दिखा दिया हमने, अब दुनिया को दिखाना है। तो नागासाकी, वेपन का नाम फैटमैन। पहला वाला जो था यूरेनियम बॉम्ब था, फिर उसको टेस्ट करना था अपना प्लूटोनियम बॉम्ब। तो उसने बोला कि चलो भाई एक काम करते हैं, दूसरा बॉम्ब फेंकते हैं। इमीडिएटली 40,000 लोग मर गए, और एंड ऑफ 1945 73,000 लोग मर गए थे। जापान ने 10 अगस्त को सरेंडर का सिग्नल दे दिया कि नहीं भाई माफ कर दो हमें। 14 अगस्त को एक्सेप्ट किया यूएसए ने। फॉर्मल सरेंडर इसने 2 सितंबर 1945 को कर दिया। यूएसएस मिसौरी पर साइन हुआ, ये लिख लेना, यूएसएस मिसौरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये 10 अगस्त 1945, फिर 14 अगस्त को टर्म्स एक्सेप्ट हो गई। यूएसएस मिसौरी, क्वेश्चन आ सकता है किससे रिलेटेड है, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड को एंड करने से रिलेटेड, कि भाई सॉरी गलती हो गई यूएसए, अब हमें बख्श दो। और दुनिया जो है वो इस समय के बाद न्यूक्लियर एज में एंटर हो गई।
क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब जो था वो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है सभी कंट्रीज की, उसका मेन सेंट्रल पोजीशन पे आ गया। सबको समझ में आ गया कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो रखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तभी बच पाएंगे इन फ्यूचर, वरना यूएसए सबकी बैंड बजा देगा। लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स खरीदना शुरू किए, आर्म रेस शुरू हो गई। डिटरेंस डॉक्ट्रिन इस समय डेवलप हुई। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो आपको डिटरेंस डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा जाता है, डिटरेंस का सिद्धांत। ये डॉक्ट्रिन कुछ ऐसी होती है कि भाई आपको अपने पास प्रोक्योर करके रखना है वेपन्स। अभी आ रहा है ना 15 अगस्त, देखना आप हमारे जो मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो आपको जो है वो नजर आएगी रैलीज में, झांकियां निकलेंगी। जेनेवा कन्वेंशन और आईसीआरसी प्रोटोकॉल्स में सिविलियन प्रोटेक्शन पर जोर डाला गया कि भाई ये तो ऐसा होगा तो कंट्रीज आपस में ईगो के कारण एक दूसरे कंट्री के बेकसूर लोगों को मार डालेंगी। फिर कल्चरल और एथिकल पर्सपेक्टिव जो है वो देखा जाए, ये लिख लो आप, ओमो ओमोई ओमोईयारी ओमोईयारी, ये जापान का प्रिंसिपल। अभी यही है, फिल्म मेकर जो है जो इस पर फिल्म बनाएंगे तो जापान के इस कल्चर पर फोकस करेंगे। कल्चर पर क्या है यार, जब जापान की पिटाई हुई, जब होता नहीं है कि जब एक को दम लगा के मार दिया जाता है तो फिर वो हाथ जोड़ के ये बोलता है कि आइंदा से ये गलती नहीं होगी मालिक। बस तब से जापान जो है वो सीख गया कि ईगो में नहीं आना है, क्योंकि ईगो अच्छे अच्छे इंसान को ले डूबता है भाई। कभी लाइफ में ईगो में मत आना। आपको नहीं पता कि आपसे ज्यादा पावरफुल कौन बैठा हुआ है। और कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो आज से अपने कर्मा पर काम करो भाई, जो भी चीज कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना आपकी प्रिपरेशन में, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज से अपने आप को बदलो, जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें हैं, सबको छोड़ो आप, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कौन सी आदत आपको और आपकी फैमिली के ऊपर जो है वो एक वो डाल दे। आप बोलोगे अरे सर कैसी सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हो, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, बट एक्चुअल में ये सच है गाइस, एक्चुअल में सच है। पावर तो है इस दुनिया में, अगर आपने समझ ली उस पावर को तो आप बहुत ऊपर निकल जाओगे। वो बोलोगे सर कैसी बात करो, एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। एक रेडियो रेडियो जो है, जब आप रेडियो को ऑन करते हो उसमें आप सिग्नल लगाते हो 94.3 है ना, 98, ऐसा जो सिग्नल्स जो आते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो आपको आवाज आने लगती है, मतलब कनेक्शन मैच हो गया। आप सोचिए कि एक रेडियो जैसी डिवाइस इस ब्रह्मांड में मौजूद, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, एक ह्यूमन को जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो सिग्नल्स, जैसे वाईफाई सोच लो, आप छोड़ो रेडियो हटाओ, क्या वाईफाई के सिग्नल आपको दिखाई देते हैं? नहीं ना, बट होते हैं ना, मौजूद। बस वही चीज है कि जो आप बोलोगे, जैसा आप कर्म करोगे, वो वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जो है वो रिलीज हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अटैक करेगी। दिस इज वॉट बुरी नजर इज। यही सब चीजें जो हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं, तो वो मजाक नहीं है। राजा महाराजा भी पहले के समय पर कहीं पे जाने से पहले एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो है वो देखते थे। तो मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करो, ये सब करो, बट अपने ऑरा को स्ट्रांग करो। अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स माइंड्स में आपके होने चाहिए, फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव चीजें। ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जापान देखिए आप, हमने टॉपिक पढ़ा, ये साला ईगो के चक्कर में इसकी बैंड बज गई, सिर्फ ईगो और कुछ नहीं था। जब बैंड बजी तो सोचो कितना नुकसान हुआ। आज तक रेडिएशन का नुकसान की भरपाई जो है वो हो रही है उस क्षेत्र में। चलो देखेंगे, पिक्चर अच्छी आएगी है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और जेंडर जस्टिस का टॉपिक है। पॉश कानून के अंडर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो वर्कप्लेस हरासमेंट को प्रिवेंट और रिड्रेस करता है। आपको बताइए ना, पॉश कानून के तहत हमें देख, पॉश का फुल फॉर्म क्या है, कोई मुझे बताएगा? पॉश का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। पीओएसएच, पॉश फुल फॉर्म। पॉश कानून के तहत हमें क्या देखने को मिलता है कि हर एक कंपनी के अंदर एक ऐसी कमेटी रहनी चाहिए जो कंपनी के अंदर हरासमेंट के केसेस को हैंडल करे, डील करे। और होता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में ये चीज होती है, और बहुत पावरफुल कमेटी होती है वो। अगर किसी इंप्लॉई के खिलाफ पॉश की कार्रवाई हो जाए ना,
तुरंत उसको निकाला जाएगा, प्लस ये इंश्योर किया जाएगा उसको दूसरी जगह भी काम ना मिले। ऐसी चीज होती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर सेक्सुअली हरासमेंट में इन्वॉल्व है, अपने कलीग्स को जो है वो सेक्सुअली हरास कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और बहुत तगड़ी। कंपनी से तो निकाला जाएगा ही जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा वो दूसरी कंपनी में उसको कहीं नौकरी ना मिले। नौकरी ना मिले मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मतलब जिंदगी बर्बाद। ओडिशा के बालासोर में एक स्टूडेंट ने अपने कॉलेज की आईसीसी द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट डिसमिस होने के बाद सेल्फ इमोलेशन कर लिया। आग लगा ली एक व्यक्ति ने अपने आप के ऊपर। सोचिए आप, ओडिशा के बालासोर में एक छात्रा द्वारा अपने कॉलेज की ये जो वो है आईसीसी जो है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो अब एक छात्रा ने क्या किया, कमेटी के पास गई, कंप्लेन जो है वो करी कि भाई मुझे सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो किया जा रहा है मेरे साथ, ये घटना जो है वो घट रही है। बट कमेटी ने जो है वो खारिज कर दी भाई उनकी शिकायत। उसके बाद उस लड़की ने अपने आप को जला दिया, आत्मदाह कर दिया। इस घटना ने आईसीसी की फंक्शनिंग और इफेक्टिवनेस पर पूरी कंट्री के अंदर डिबेट छेड़ दी। दिसंबर 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉश कानून के कंप्लायंसेस में कमियां जो सामने दर्शाई, उस पर चिंता व्यक्त की और पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का अर्जेंट सर्वे करने को कहा। क्योंकि आप सोचिए कि कोई शिकायत लेके जा रहा है, वो भी इतनी सेंसिटिव शिकायत, तो उस पर अगर कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, इग्नोर किया जा रहा है ऐसी शिकायतों को, तो मेंटली सोचिए जिसके साथ वो हरासमेंट हो रहा है वो उनको कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा है। और ये बात गाइस लिटरली सच है, हमारी कंट्री के अंदर जो वुमेन है, जो बच्चियां हैं, उनको ये सेक्सुअल हरासमेंट बहुत झेलना पड़ता है। और ये चीज मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि ये स्कूल से ही शुरू हो जाता है, ये टॉर्चर उनके साथ। मैंने देखा हुआ यार, मैंने खुद कई बार अपनी फ्रेंड्स के साथ देखा है, कई बार मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है जिनसे मैंने बात करी, जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और मैं बता रहा हूँ हर एक लड़की ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स फेस की होगी। उसकी पता है सबसे मेन वजह जो है वो क्या है? मेन वजह है घर के संस्कार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता, बस संस्कार जरूरी है, जो कि आज के कल्चर में खत्म होते जा रहे हैं। आई थिंक यू एग्री विथ मी और नॉट? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो। कैसे खत्म हो रहा है संस्कार? आजकल के छोटे बच्चों को किसी चीज का डर नहीं है, आप देखिएगा। अच्छा, आजकल के बच्चों को डर नहीं, तो पहले से क्यों हो रही है सब चीजें? पहले से क्यों ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं? देखो, घर में क्या होता है कि संस्कार तो दिए जाते हैं, बट क्या होता है कि कलीग्स, दोस्तों के साथ, और फिर वो वाली चीजें, और फिर बॉलीवुड पिक्चरें हैं कि अरे हम तो सिग्मा है, हम तो लड़की छेड़ेंगे, हाँ, और लड़की पट नहीं रही है तो अपना वो कर देना, उसको परेशान करना, टॉर्चर करना, अरे मैं मर जाऊंगा, हाथ काट लूंगा। हाथ नहीं, तुम गला काट लो। डराते रहते हैं ये लोग। बेचारी लड़कियां टॉर्चर में रहती हैं, अपने घर पे बता दें वो तो उनको दिक्कत, उनका घर से बाहर निकलना बंद हो जाए। होता है कि नहीं होता ऐसा? बट एक्चुअल में यहाँ पर सोसाइटी को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर एक बच्ची है, उसके साथ अगर कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो पहला स्टैंड तो वही होता है कि वो लड़की खुद ही मना कर देती है, या वो सिग्नल इस तरीके का जो है वो दे देती है कि सामने वाले को समझना चाहिए, बट नहीं भाई, मंजिल आशिक है। या और दूसरी चीज वही ईगो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को रिजेक्ट करने की? अरे कोई बात नहीं भाई, रिजेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में भाई बहुत लोग हैं। नहीं, वो ही मेरा सच्चा प्यार है। रोते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग। होता है ये इमोशनली, ये गेम होता है। आप रो लो, पीट लो अपने आप को, सर फोड़ दो, कूद जाओ कुएं में, पर गुरु, सामने वाले को परेशान मत करो, क्योंकि आपकी बेवकूफी के कारण सामने वाला टॉर्चर में जा रहा है। अब देखो, एक लड़की की मृत्यु हो गई, इसी घटना के कारण हुई ना, कि उसने शिकायत करने की कोशिश की, और शिकायत करने समिति जो है, जो शिकायत हैंडल कर रही है, उसने इस मामले को जो है वो साइड कर दिया। तो सोचो कि कौन किस लेवल तक टॉर्चर्ड है, आपको नहीं पता। और हर एक इंसान का टॉर्चर झेलने का
क्षमता जो है वो अलग होती है। भाई मुझे 50 कोई गाली बक दे, मैं इतनी जल्दी वो नहीं होता हूँ स्पार्क। पहले होता था, अब थोड़ा सा शांत कर लिया अपने आप को। अब ऐसा सोचता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो मेंटल है यार, छोड़ो, उलझने का कोई मतलब नहीं। हाँ बट जब त्रिनेत्र खुलती है तो वही है, फिर मैं यूएसए बन जाता हूँ, जापान वाला जो भी पढ़ा हमने। फिर नहीं छोड़ता, फिर दौड़ा दौड़ा के मारता हूँ कि चल बेटा, जहां मिलेगा वहां पिटाई होगी। द गेम इज सिंपल। पहली चीज, घर के अंदर माहौल ऐसा क्रिएट करना है और समझाना है कि देखो यार, दीज आर बैड थिंग्स, ये हमारे कल्चर नहीं है, ये हमारी चीजें नहीं है, दीज आर बैड। हाँ, तुम्हारा अगर अटैचमेंट डेवलप हो रहा है किसी के प्रति, कोई क्रश है तुम्हारी या जो भी, तो ऐसा कुछ है, ऐसा एंगल है, तो जाकर डायरेक्टली शेयर कर दो। वैसे तो ऐसा एंगल बनना ही नहीं चाहिए, ये तो कुछ नहीं है, पता है मैं आपको बता रहा हूँ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें हैं, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं होता बस। क्योंकि ये चीज मैंने तो पर्सनली झेली है, और आप में से भी शायद काफी सारे लोगों ने झेली होगी ये चीज है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है प्यार व्यार, कुछ सालों का सिर्फ अट्रैक्शन है, दैट्स इट। सच्चा प्यार है तो ऊपर वाले से है, भगवान से है, और दूसरा माँ बाप से, बस। उसके अलावा जो भी है सब इंटरेस्ट का गेम है बॉस। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, तब तक तुम्हारी इज्जत, तब तक सब तुमसे प्यार करेंगे। जब तक तुम पावरफुल हो तब तक सब तुमसे प्यार करेंगे, वरना कुछ सालों का सिर्फ अट्रैक्शन होता है, बस। और जैसे ही वो अट्रैक्शन लो हुआ, गेम इज ओवर। तो अपने आप को जो है वो हमेशा इंटरेस्ट के पीछे भगाने की कोशिश करो। जहां इंटरेस्ट के पीछे भगाओगे, मेहनत करोगे, काम करोगे, वहां सब कुछ तुम्हें मिलेगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना जरूरी है। इंद्रियां समझते हो, सेंसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि टॉपिक से हट के बता रहा हूँ। सोचिए आप, हमारी कंट्री के अंदर ऐसी घटना घट रही है, यही तो सोचना है, इसी पर तो विचार करना है। पॉश के केसेस बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशनशिप। बोलो हाँ या ना, कम ऑन, यस और नो, अगर गलत बोल रहा हूं तो। इसी को तो चेंज करना है। जहां इस चीज को चेंज करेंगे वहां लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी। अब सवाल ये उठता है, चेंज जो है वो कैसे किया जाए, बचपन से। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है ना, ये इंसान को फिर एक टाइम पर पागल कर देती है। आप देखना, जो भी इस तरीके की एक्टिविटी में रहेगा, बाहर से आपको लगेगा कि मस्त है, बट उसका मन कहीं पे लग ही नहीं रहा। उसका माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कह रहा हूँ, डोपामीन, डोपामीन इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है उसका, इतना ज्यादा कि उसको ये मजा ही नहीं आ रहा। इसी को देखते हो आप कि 6 महीने में ब्रेकअप हो गया, हाँ, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, रुक ही नहीं रहा आदमी। करना ही नहीं है, रोकना तो दूर की बात है भाई, इन सब चीजों में दिमाग ही नहीं लगाना। जो जिस आदमी ने इन सब चीजों पे दिमाग लगाया, अफेयर्स और ये क्या बोलते हैं, ये डेटिंग वगैरह, ये सब चीजें, बर्बादी की तरफ ही जाएगा, लिख के ले लो। वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कभी नहीं देखोगे आप इस तरीके के आदमी को जो है वो सक्सेसफुल, कि भाई जिसका नाम हो रहा है। अगर सक्सेस हासिल जो है वो करनी है, तो इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। तो यही तो है त्याग, यही तो है सैक्रिफाइस, बट लोग नहीं करते। इसलिए तो आज की डेट में लोग बर्बाद है, अनएम्प्लॉयड है, कुछ नहीं कर पा रहे जिंदगी में। क्योंकि जब दिमाग ही इन सब चीजों में लगेगा तो कहां से कर पाएंगे। तो ये कि देखो आप गेम, हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशन भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, पॉश कानून 2013 के अंडर बनाई गई ये कमेटी विशाखा गाइडलाइन 1997 का लीगल फ्रेमवर्क है। किसका? विशाखा गाइडलाइन। और पहले भी कई बार मैं आपको बोल चुका हूं, विशाखा गाइडलाइंस ध्यान में रखना है। बनवाड़ी देवी का केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन दी थी, बनवाड़ी देवी केस भी ध्यान में रखना। निर्भया इंसिडेंट के बाद गाइडलाइंस को कानून में कन्वर्ट कर दिया गया। निर्भया के केस के बाद यही गाइडलाइन कानून में कन्वर्ट हो गई। 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज वाली हर वर्क प्लेस में आईसीसी मैंडेटरी है, यानी कि जिस भी कंपनी के अंदर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो उस कंपनी के पास एक आईसीसी होना जरूरी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। छोटे या इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोकल कंप्लेंट कमेटीज का प्रोविजन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन करना और रिड्रेस करना, मामले को निपटाना। सेफ इंक्लूसिव जेंडर सेंसिटिव वर्कप्लेस इंश्योर करना।
महिलाओं को डर या फिर स्टिग्मा के बिना रिपोर्ट करने की शक्ति देना। कई बार महिला नहीं कर पाती रिपोर्ट यार, डरती हैं कि हमने जो है वो कंप्लेंट जो है वो कर दी। पहली चीज तो ये समाज कैसे समझेगा, क्या बोलेगा। समाज आवाज के हम बारे में सोचने की जरूरत नहीं। ये समाज आप अच्छा करोगे तो भी गाली बकेगा, बुरा करोगे तो भी गाली बकेगा। आप अपने लिए करो, अपनी चीजों पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो। कोई आपको डिस्टर्ब करे तो उसको उड़ा दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं। किसी ने बकवास करी आपके साथ, उल्टी बातें कर रहा है, परेशान कर रहा है, पहले उसको वार्न कर दो कि देख भैया मेरे को नहीं पसंद, मेरा करियर अलग है, मेरी लाइन डिफरेंट है, तू किसी और को पकड़ ले प्लीज, हाथ जोड़ूं। और इस चीज को एज अ वार्निंग समझना, क्योंकि नेक्स्ट मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, नेक्स्ट मैं पुलिस कॉल करूंगी। फिर बंदा समझदार हो तो ठीक है, नहीं तो होते हैं कुछ मंजले आशिक। अच्छा पुलिस को इतनी हिम्मत हो गई पुलिस को, और वहीं एक बार कॉल कर दिया तो उसका जुलूस निकलेगा। और ऐसा जुलूस निकालना एक जरूरी होता है, तब जाकर लोग जो है वो लाइन पे आते हैं। वरना लोग आजकल बातचीत वाले लोग नहीं है भाई। आप सोचो कि लोगों को बात करके समझा लो, तो ऐसे लोग हैं ही नहीं। जब तक उनकी पिटाई नहीं होगी तब तक वो समझेंगे नहीं। और बातचीत समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, वरना फिर है ऑप्शन, मैंने आपको बता ही दिया है। टेंशन नहीं लेना, अपनी प्रिपरेशन करो, अपनी चीजों में लगो। कोई डिस्टर्ब करे तो तुरंत तुरंत एक्शन नहीं लेना है, एकदम इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना होता है। थोड़ा बहुत पूछ लो, घर भर में बात कर लो, फिर उसके बाद फिर एक्शन लो। घर वाले मना कर रहे हैं तो घर वालों की रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है भाई, क्योंकि घर वालों के अगेंस्ट जाओगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, घर का माहौल आपका खराब रहेगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अबाउट एवरीथिंग। आइए, आईसीसी में सीनियर वुमेन एम्प्लॉय प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं। ये कमेटी के बारे में लिख लो आप। एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए सोशल वर्क या फिर वुमेन राइट के या लीगल नॉलेज रखने वाले लोग, जो केस को सही तरीके से हैंडल कर सके। एक मेंबर एनजीओ का होना चाहिए या फिर सेक्सुअल हरासमेंट एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर इसके अलावा 50% मेंबर जो है वो महिला होनी चाहिए इस कमेटी की। अब सुनिएगा कैसा होता है कि कंप्लेंट जो होती है, घटना के 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करना है। इंक्वायरी 90 दिन में कंप्लीट होगी, यानी कि इंटरनल ये जो कंप्लेंट कमेटी है वो पूरी इंक्वायरी को जो है वो कंप्लीट करेगी 90 दिन के अंदर। और अपने रिकमेंडेशन जो है वो उसके बाद उसके 10 दिन का टाइम लेगी और अपना रिकमेंडेशन जो है वो सबमिट कर देगी, यानी कि 100 दिन के अंदर पूरा मामला निपटारा करना है। इस कमेटी के पास क्वाजी जुडिशियल पावर होगी। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना है, देखा है, उनको बुलाया जा सकता है, एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं, रिकमेंड किया जा सकता है कि भाई आपके खिलाफ या तो लीगल एक्शन ले लिया जाएगा या फिर डिसिप्लिनरी हो सकता है, उसको ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाए कुछ दिन। और अगर मामला अगर काफी गंभीर है तो तुरंत पुलिस केस भी लगाया जा सकता है। बट इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, ये चीज जरूर लिख लेना। पॉश कानून के सेक्शन 16 के अंडर स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी है, और अगर किसी ने ये सब चीजें लीक करी कि भाई किसका केस चल रहा है, किसके खिलाफ चल रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आजकल कई इंस्टीट्यूशन में आईसीसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप देखिएगा 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, बट पूछो आईसीसी तो बोलते हैं आई ये क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है। बालासोर केस में आईसीसी बायस थी और पुअरली ट्रेन थी। बालासोर का केस जो अभी हमने डिस्कस किया, अब आईसीसी के सदस्य ही को ही घूस खिला दी जाए तो कैसे काम बनेगा। यही केस था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट लेना मैंडेटरी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक रिपोर्टिंग कम है। तो बन तो गई है आईसीसी, बट उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। इन्फ्लुएंशियल अक्यूज होने पर विक्टिम हेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भैया पावरफुल पोजीशन का है, हाँ, मैनेजर लेवल का व्यक्ति है, और जो एम्प्लॉय जो है उसने अभी भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको डर भी लगता है कि अरे यार कहीं मेरी नौकरी दांव पे ना आ जाए, है ना। तो वो सब चीजें भी होती हैं, काफी सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को जो है वो आप लोगों को आगे चल के जो है वो ठीक करना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। पीएम ने कर्तव्य भवन 3 का इनॉग्रेशन किया। ये 10 प्लान्ड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में से पहला है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, भैया बहुत जल्दी इस बिल्डिंग में आपका आना जाना हो सकता है अगर मेहनत कर लो तरीके से तो। कर्तव्य भवन 3 लिख लेना भैया।
आप लोग के लिए बड़ी काम की चीज है, सिविल सर्वेंट्स के लिए बड़ी काम की बिल्डिंग है ये। कर्तव्य भवन 3, 10 बिल्डिंग प्लान की गई हैं, उनमें से एक का उद्घाटन हो गया है। पर्पस यही है कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री को एक मॉडर्न ग्रीन सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर में कंसोलिडेट करना। लेकिन सीनियर ऑफिसर्स में थोड़ा सा इश्यूज है, मतलब कंफर्ट नहीं है सीनियर ऑफिसर्स, या सहमत नहीं है इस चीज को लेकर। ओपन सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से प्रिवेसी लॉस है, राइट। पहले जो उनको कैबिन मिलता था, आए हाय एसी वाला कैबिन मस्त जो है बैठे हुए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है। अब ओपन कैबिन मिल गया है थोड़ा सा, कि मतलब खुला वाला कैबिन टाइप का है थोड़ा सा। अरे जैसे बैंक्स वगैरह में जाते हो ना, तो बैंक्स वगैरह में छोटे छोटे कैबिन्स नहीं होते, अरे इंटरनेट कैफे चले जाओ, बहुत पुराने टाइम में होते थे ये, आप कभी गए हो तो पता हो आपको। 5-6 साल पहले, अभी भी है शायद कुछ जगहों पर, आई डोंट नो, बट ऐसे होते थे ना। अरे यार सोचो, मॉल, किसी मॉल का फूड कोर्ट दिमाग में रख लो उस टाइप का, इसकी फोटो देख लेना एक बार। तो सीनियर ऑफिसर बोल रहे हैं कि ये क्या है भाई, है पहले हमें बढ़िया रूम मिलता था, अब ये क्या है ओपन है, ट्रांसपेरेंसी भाई। तुम किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, डर क्यों रहे हो। डरता वो आदमी जो आदमी गलत होता है, जो सही है उसे किसी चीज का डर नहीं, वो 50 लोग के सामने चीख के बोले। जो गलत करता है उसको डर रहता है। अब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है गाइस, जो आपको जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। लिख लो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 50 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज के ऑफिस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो ऑफिस हैं 50 से ज्यादा, इनको 10 मॉडर्न सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो बिल्डिंग्स हैं उसमें मर्ज किया जा रहा है। मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के ऑफिस को एक जगह पे लाया जा रहा है, सिंपल शब्दों में। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कि भाई क्योंकि एक ही जगह पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स अगर रहेंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा। फाइलें जो है वो एक जगह से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में जो महीने और सालों लग जाते हैं, वो कुछ दिनों में जो है वो हो सकते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल तक शिफ्ट होने में। रेंटल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें कम होगा। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। ये भवन जो है इस 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में है, 7 फ्लोर का है, 2 बेसमेंट है, रूफटॉप सोलार्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, राइट। प्रॉपर जीरो डिस्चार्ज वेस्ट सिस्टम भी इसके अंदर है, मतलब बहुत मतलब स्मार्ट बनाया है इस पूरी बिल्डिंग को इन लोगों ने। सीसीटीवी है, सब कुछ है। इसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होंगी, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डीओपीटी, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। ये देखिए आप, 1500 करोड़ रुपए की हर साल सेविंग होगी, ये भी बताया जा रहा है। गृह 4 ग्रीन रेटिंग टारगेट है, 30% एनर्जी का रिडक्शन भी इसके अंदर होगा। ठीक है। हाँ, इसमें चिंता यही है, ऑफिसर्स को डर इसलिए लग रहा है कि अरे भाई कैबिन कल्चर तो खत्म हो रहा है। 13,000 से ज्यादा ऑफिसर्स हैं भाई, उन्होंने पीएमओ को शिकायत भेजी है, 13,000 से ज्यादा ऑफिसर्स ने। अंडर सेक्रेटरीज जो है वो सेंसिटिव मैटर्स हैंडल करते हैं, तो उनको प्राइवेट वर्क स्पेस चाहिए। वो बोल रहे हैं कि अरे यार हमारे आपस का डिपार्टमेंट जो है, होता है ना, आपके साथ भी होंगी ये सब दिक्कतें, ऐसा नहीं कि आप नहीं फेस करोगे। अब एग्जांपल ले लो, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो एक जगह पे, या फिर एसपी हो, एसडीएम हो, आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए कि आपकी टीम से जो आप बातचीत करो वो दूसरे लोग पता कर लें, क्योंकि दूसरा डिपार्टमेंट पता कर लेगा तो वो आपके काम में अड़चन डाल सकता है, या आपकी बातें लीक कर सकता है, आपके प्रोजेक्ट्स लीक कर सकता है, आपके प्लान्स लीक कर सकता है। ये डर है ना, तो यही चीज बोल रहे हैं ऑफिसर्स। बट इसके ऊपर भी बहुत चीजें होती हैं, राइट, डिप्लोमेसी लेवल पर। जब आप घुसोगे सिस्टम में तब आपको समझ में आएगा। तो ये जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस नहीं, आईएएस मेनली, तो ये लोग जो है वो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा इनको, बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ भाई हमारे साथ। ओपन प्लान में टेलीफोनिक इन पर्सन टॉक्स ओवरहेड हो सकती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क है, तो ये बता रहे हैं कि भैया रिस्क है हमारे हमारे ऊपर, हम अपने प्लान्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे ऐसे ओपन में बैठे हुए। तो ये ऑफिसर्स जो है वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, क्योंकि पहले प्राइवेट रूम मिलता था, अब वही प्राइवेट रूम जो है वो, भाई किसी को आपने जो है वो एक रूम दे रखा है, मस्त बेहतरीन सोफा है, उसमें टीवी लगी है, बेहतरीन एसी वेसी, उससे निकाल के तुम जो है उसको बाहर ले जा रहे हो, तो उसको बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा प्रमोशन नहीं है बल्कि उल्टा डिमोशन हो गया। तो यही वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट का व्यू यही है कि यार एक ट्रांसपेरेंट टेक एनेबल्ड वर्कफोर्स बनाओ,
मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और बट हाँ, ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि अरे हमारा केबिन छीन गया हमसे यार। और केबिन छीनना मतलब प्राइवेट केबिन होना मतलब, और फिर उसके बाद फिर ओपन में उनको ले जाना, तो मतलब उनकी अथॉरिटी जो है वो कम हो गई है, ऐसा फील होता है ना कि अरे यार अपनी इज्जत डाउन हो गई लगता है। पहले अपन अपने रिश्तेदारों को बुलवाते थे अपने केबिन में तो लगता था अरे हाँ अधिकारी क्या जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो कोई एजेंट जो है वो बात कर रहा है प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है, प्रॉपर्टी ब्रोकर। तो वो बेचारे थोड़े से गुस्से में आ गए, मुंह बना लिए काफी सारे अधिकारियों ने। ये होता है कि क्योंकि कंटिन्यूस आप जो कंफर्ट फील करते हो और उससे जब आप बाहर निकलो तो आपको गुस्सा तो आएगी ना यार। कायदे में होना ये चाहिए कि नए ऑफिसर्स को वहां पर शिफ्ट करते जाओ, पुराने को यहाँ से हटाते जाओ, ये थोड़ा ज्यादा बेटर रहता। बट ठीक है, जो भी है। अब इससे क्या होता है मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, देखो आप में से कुछ लोग को लगेगा अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है यार। वो एक माइंडसेट जब सेट हो जाता है ना किसी इंसान का काम करते हुए, तो उसको फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं पसंद। आपने उसको पहले जो है वो पूरा शान शौकत दी थी, फिर उसको ये लगता नहीं यार ये तो साला मेरा डिमोशन हो गया प्रमोशन की जगह। फिर जब ऐसा फील होता है, फीलिंग ऐसी आती है, तो काम में फिर मन नहीं लगता। फिर जिस इंटेंसिटी से वो लोग काम करते थे वो नहीं होता। कायदे में ये होना चाहिए कि नए ऑफिशियल्स को आप वहां पर प्लेस करो, नई बिल्डिंग बना के जो जो भी ऑफिशियल्स आप रिक्रूट कर रहे हो उनको वहां पर फेस, जो भी आ रहे हैं उनको वहां पर डालते जाओ, एक एक करके, है ना। बीच बीच में ये पुराने ऑफिसर्स की विजिट करवाते रहो कुछ कुछ दिन के लिए, कि भाई एक एक दो दो दिन के लिए आपको जाना है, जिससे कि वो ट्रांजिट हो। एकदम से चीजें लोगों के लिए चेंज करोगे तो एकदम से चेंज किसी को नहीं पसंद भाई। बस। अब आइए, ब्राजील ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कंसल्टेशन स्टार्ट किया है। यूएसए ने ब्राजीलियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। तो देखो यार, वो तो है ही, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि यूएसए ऐसी हरकत करेगा ही। 35.9%। अभी स्विट्जरलैंड के बारे में डिस्कस किया था ना हमने शायद, कि स्विट्जरलैंड पर भी बहुत कल के इलेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर जो है वो क्रिएट कर रहा है यूएसए। अब देखो ब्राजील ब्राजील भी बेचारा पहुंच गया है डब्ल्यूटीओ के पास, कि यूएसए भैया को बोलिए कि वो हमारे ऊपर से जो है पैसा कम करवाएं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं वो, हफ्ता वसूली कम करे हैं। 35.9% ब्राजीलियन गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में वो अफेक्ट होंगे। 4% ब्राजील का टोटल एक्सपोर्ट है ये, तो ब्राजील को तगड़ा नुकसान होने वाला है। यूएसए ने ब्राजील की एक सुप्रीम कोर्ट जज पर, एक कानून होता है इनका, मैग्निट्स्की कानून, इसके अंडर सैंक्शंस लगा दिया, सोचिए आप। और ये कहा कि तुम ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो। समझ रहे हो आप, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए आप, ये ब्राजील का सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, है। तो इस आरोप को जो है वो देखते हुए, समझ रहे हो आप, एक कंट्री की कोर्ट को, कोर्ट के जज के ऊपर जो है वो आरोप लग गया भाई, यूएसए का। मतलब कुल मिलाकर कहानी सिस्टम बड़ा सिंपल सा है। यूएसए जो है अब चाह रहा है कि सभी कंट्रीज जो है वो क्योंकि यूएसए की औकात जो है वो कम होती जा रही है अभी, और इसलिए वो फड़फड़ा रहा है भाई। अभी तक देखिए आप कि चाइना जो है वो ग्रो करने लगा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, उस तरफ देखो तो रशिया भी अपने काम जो है वो कर ही रहा है। यूके साइड भी देखेंगे तो आप वहां पर भी उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यूनाइटेड स्टेट्स को जो लोग पहले सलाम ठोकते थे, आज की डेट में यूएसए को जो है वो देखकर हाथ मिलाने की कोशिश करते, तो यूएसए को लग रहा है अरे यार साला अपना इज्जत डाउन हो रहा है, तो वो इस तरीके से डरा रहा है। अब ये काफी सालों से कर रहा है। बट मुझे एक्चुअल में बताऊं, मुझे पर्सनली ये डर ये है कि जब यूएसए की इज्जत कम होने लगती है ना, तो ये कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत बहुत भारी कर देता है, जैसे जापान वाला किस्सा। बट अभी तो करना नहीं चाहिए क्योंकि अभी इसके हाथ पैर जो है बंधे हुए हैं बुरी तरह से। बट अगर इसके हाथ पैर जिस दिन खुले तो ये दिक्कत क्रिएट जो है वो कर सकता है। अब देखो क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इस चीज पर। ब्राजील का कहना यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लंबा है यार, और अनसर्टेन है, पता ही नहीं कि क्या क्या बोलेगी डब्ल्यूटीओ, तो इसमें सुधार लेके आओ। मतलब ब्राजील ने जब डब्ल्यूटीओ से बोला और उसकी बातें सामने रखी नहीं गई, तो ब्राजील बोला सुधार लेके आओ यार अब। तो यही कहानी है, ब्राजील अपनी जुडिशरी इंडिपेंडेंस को डिफेंड भी कर रहा है। अब डिस्प्यूट ये बता रहा है कि भाई कुल मिलाकर हालत खराब है इन लोगों की।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। पूरी दुनिया भर का ट्रेड स्मूथली चले, इस चीज पर ये टारगेट करती है। अनफेयर प्रैक्टिसेस कोई कंट्री ना करे ट्रेड को लेकर, उस चीज पर कानून बनाती है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना। 1 जनवरी 1955 को स्टैब्लिश की गई थी गार्ड को हटाकर, जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डब्ल्यूटीओ के बारे में जितनी चीज लिखी है ना, पूरी लिख लो। पूरे दुनिया भर के ट्रेड रूल्स पर फोकस करती है। ये नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट भी हो रहा है तो यहाँ बैठकर रिजॉल्व करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फोकस किया गया कि पूरे दुनिया भर का ट्रेड सिस्टम जो होना चाहिए वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए, तो इसलिए ये बनाया गया। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख लो। फ्री, प्रिडिक्टेबल, ट्रांसपेरेंट ट्रेड को प्रमोट करना, कि ट्रेड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। टैरिफ रिड्यूस होने चाहिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स मत लगाओ भाई किसी प्रकार के। नेगोशिएशन करो, आपस में कंट्रीज है वो मिलकर बातचीत करें, एक अच्छा ट्रेड करें, व्यापार अच्छा करें जिससे कि ग्रोथ कर सकें। डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड पार्टिसिपेशन में हेल्प करती भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज आगे बढ़ें। डिस्प्यूट्स को लीगल प्रोसेस से सेटल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और भी इसके कोर फंक्शंस हैं। गुड्स सर्विस आईपीआर में नेगोशिएट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। सेकंड पॉइंट देखो, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ ये कॉपरेशन करने का जो है वो काम करती है। ये छठा पॉइंट है, ये नीचे लिखा हुआ है। ये ट्रेड पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने वाली चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, अच्छा अगर इनके पास डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो ये लोग बताओ क्या करते हैं, पैनल क्रिएट करते हैं। हालांकि बाउंडेशन जो है वो रहती नहीं है, बट यस फिर भी इसने अगर कोई चीज कही है तो दूसरी कंट्रीज को फॉलो करना जरूरी होता है, वरना वही सैंक्शंस वगैरह जो है वो लग जाते हैं, कोई कंट्री ट्रेड करने के लायक फिर बचती नहीं है। इंटरनेशनली उसका एक्सेस भी जो है वो कम होने लगता है। तो वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है अगर इंटरनेशनली ट्रेड पर जो है फोकस करना है तो। और आज की डेट में ये जरूरी है ही ग्लोबलाइजेशन के समय पर, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है बढ़ते हैं। तो इसमें जो है वो 7 अगस्त 2025 की बात हो रही है। इस दिन न्यू दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी जो है और डिफेंस सेक्रेटरी जो है, इन्होंने डी क्लासिफाई करी है 2 ज्वाइंट डॉक्ट्रिन्स। ये लिख लेना भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहला पूरा पॉइंट। हमारे जो सीडीएस हैं और सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, उन्होंने 2 बेसिकली डॉक्ट्रिन्स रिलीज जो है वो करी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। लिख लीजिए। मेन ऑब्जेक्टिव इन सिद्धांतों का ये है, यानी कि हमारे डिफेंस के सिद्धांत पर हम लोग अब काम कर रहे हैं। 2 सिद्धांत जो है वो हम लेकर आए हैं, जिस पर मेनली देखो लिखा हुआ है साइबर स्पेस ऑपरेशंस पर फोकस किया जा रहा है। आपस में मिलकर हमारी जो नेवल फोर्स है, आर्मी है, एयर फोर्स है, ये सब मिलकर एक साथ जो है वो ऑपरेशंस करें। जॉइंट वॉर फाइटिंग कंसेप्ट को और बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तो यही तो काम होता है सीडीएस का। बस ये पूरा पहला वाला पॉइंट लिख लो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस साइबर स्पेस पर काम करेंगे तीनों मिलकर, तीनों हमारी फोर्सेस। इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क, सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम का ग्लोबल डोमेन लाने पर फोकस किया जा रहा है। सिविलियन प्लस मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए यूज होगा ये। मतलब टेक्नोलॉजीज पर मिलकर टेक्नोलॉजीज तैयार करेंगे, उस पर काम करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर मेन चीज। एम्फीबियस ऑपरेशंस नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सी से लॉन्च की गई कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शंस नेवल, एयर, लैंड फोर्सेस के द्वारा। तो कुल मिलाकर तीनों सर्विसेज जो है हमारी वो अच्छे से रहे वो साइबर ऑपरेशंस पे काम करें और बेहतर कोऑर्डिनेशन करें। तो उसके लिए नए सिद्धांत हम लोग को रहे वो देखने को मिल रहा है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। देखो लिखा हुआ है, आज की डेट में इंटेलिजेंस जो मिल रही है हमें, उसका उपयोग करते हुए प्रॉपर प्लानिंग करें कि कैसे साइबर थ्रेट से जो है बचा जा सके। साइबर सपोर्ट ऑपरेशंस होंगे, समुद्र पर तीनों सर्विसेज मिलकर ऑपरेट कर सकें, तो उस पर इन्होंने जो है वो बातचीत करी है। तो उतना कुछ खास लिखने के लिए नहीं है ये, सिर्फ एक आपको आइडिया होना चाहिए कि
तीनों फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के लिए आज की डेट में जो है वो काम चल रहा है। वो ये 6 टॉपिक भी है, देखो सेम एज इट इज वो उन्होंने लिख दिया है। ये 5th और 6th टॉपिक जो है वो सेम ही है, अलग टॉपिक नहीं है। आप लिख लो, ये मैंने आपको ये पहला वाला पॉइंट लिखवाया ना, ये देखो 5th टॉपिक और 6th टॉपिक सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बस और कुछ नहीं है। टॉपिक टाइटल जो है वो चेंज है बस, बाकी कॉपी पेस्ट है। ये लिख लिया आपने ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये दो चीज बस लिख लेना, और जो हम लोग को 6 टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा मिला है आर्टिकल में, जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर ऑपरेशन, जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन, और जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एम्फीबियस ऑपरेशन, जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर एम्फीबियस ऑपरेशन। तो ये दो अलग अलग सिद्धांत हमें देखने को मिल रहा है, हमारे सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा रिलीज किए गए हैं। तो हम साइबर स्पेस पर मिलकर काम करेंगे, हमारी नेवल फोर्स, एयर फोर्स और आर्मी, और एम्फीबियस ऑपरेशंस भी, यानी कि समुद्र में जो ऑपरेशंस होते हैं उस पर भी मिलकर काम करेंगे। बाकी ये पूरी चीज रिपीटेड है 5th और 6th टॉपिक के अंदर, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन रिलीज हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। आदित्य L1 मिशन, ये टॉपिक के बारे में इसका आंसर आप ही देंगे। ठीक है, आदित्य L1 मिशन सन को स्टडी करने का मिशन है ये। आर्टिकल तीनों पॉइंट्स को पढ़ो आप और इसका आंसर देने की कोशिश करो। ये देखो, ये है इसका सोल्यूशन। आदित्य L1 जो है, लैग रेंज पॉइंट पर इसको रखा जाता है L1, जहां से पूरी तरह से सन की विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से मिल सके। ये व्यू के पर्पस के लिए होता है, ये अनइंटरप्टेड व्यू जो है वो सन का प्रोवाइड कराता है, ये वी वाला पॉइंट स्पेस में, वहां पर इसको जो है वो लगाया गया है आदित्य L1 को। सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप आदित्य L1 में लगा है। जो सोलार फ्लेयर जो आते हैं ना, जो सन की तरफ से एकदम से तूफान आते हैं, सोलार विंड, सोलार फ्लेयर्स इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको स्टडी करेगा ये। ABCMX कैटेगरी के सोलार फ्लेयर्स होते हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसकी इंटेंसिटी के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है कि कितना तेज है, कितना इंटेंस है। हाय, ठीक है, क्लियर। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, सीडे रिपोर्ट लिख लो भैया, ये रिपोर्ट का नाम लिखो, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है। पता, ये तो पता ही होगा आपको। डिजिटल यूजर इकोनॉमी के मामले में 8वीं रैंक है हमारी, और पर कैपिटा डिजिटल स्पेंडिंग के मामले में 28वीं। क्योंकि ऑनलाइन लोग खर्च करने में डरते हैं अभी भी। डरते क्या है, पैसे का इशू होता है, और डर भी रहता है यार आजकल कि सही पैसा जो जहां डाल रहे हैं सही जगह पे डल रहा है कि नहीं डल रहा, वो सब बहुत चीजें होती हैं यार, क्या बोले। चलिए, चिप्स फ्रेमवर्क, कनेक्ट, हार्नेस, इनोवेट, प्रोटेक्ट, सस्टेन। इसका उपयोग किया जाता है डिजिटलाइजेशन को मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोसाइटल फैक्टर। यानी कि इसके ये लिखना नहीं है ना, बस इसका नाम लिखो, रिपोर्ट का नाम लिखो बस आप, और रिपोर्ट ने क्या क्या चीजें बताई हैं, ये रैंक्स वगैरह थोड़ा सा मेंस में लिखने के लिए है आपका। इंडिया की रैंक एआई के मामले में 11th है, 16th है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। लीडिंग कंट्री में यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है एआई में लीड कर रही है कंट्रीज, इनके नाम लिख लेना। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। बस आज के लिए इतना ही था। बाकी पेड कोर्सेज को जो है वो जरूर ज्वाइन करो, अभी अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो चल रहा है, बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलिए, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।